हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास है वो है क्लास 10 संस्कृत व्याकरण का। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। से पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ा चुके हैं। आप हमारे इसी संस्कृत भाषा जननी यूट्यूब चैनल है उस पर डाल चुके हैं, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। आइए विसर्ग संधि के बारे में समझते। एग्जाम में कितना पूछा जाता है उतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है और आप लोग को वीडियो है वो बहुत डिले हो चुका है, इसके लिए सॉरी। तो देखिए, पहले हम आप लोग को बताते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है और इसका कौन कौन से नियम है। तो देखिए, विसर्ग संधि जो है इसको बोलते किसको है, क्योंकि एग्जाम में डिफिनीशन आएगा। अगर आप लोग से डिफिनीशन पूछा जाएगा तो उसका क्या आंसर होगा उसके बारे में पहले बता। देखिए, स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से विसर्ग में जो विकार होता है, स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सा संधि बोलते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। उसे कौन सा संधि बोलेंगे? विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए, इससे क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आएगा, इस तरह से आएगा कि स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है उसे डैश संधि कहते हैं। ऑप्शन में आपका रहेगा विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो ये आप मतलब कि जो बोल रहे हैं आप उसको पूरा कंसंट्रेशन करके उसे सुनिएगा, ताकि आपको मतलब कि एक बार जो क्लास देखिएगा यहीं पे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। एक बार इसे आप रिकैप करके याद कर लीजिएगा और यहाँ पे समझ लीजिए कि विसर्ग संधि किसे बोलते हैं। स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से, स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो विसर्ग संधि में विकार उत्पन्न होगा उसे कौन सा संधि बोलेंगे? विसर्ग संधि। तो इस तरह से आप लोग का डिफिनीशन रहेगा और ऑप्शन में दे देगा। क्वेश्चन तो समझा दे कि किस तरह से, एक बार फिर से समझा देगा कि स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सा संधि कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और उसके बाद रहेगा एक स्वर संधि और इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का? विसर्ग संधि। तो ये था हमारा विसर्ग संधि का डिफिनीशन। तो ये डिफिनीशन याद कीजिएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। अब देखिए इसका नियम, इसको नियम को आप ध्यान से समझिएगा और इसको पूरा नियम याद करने की जरूरत है, बस एक बार समझिए और किस तरह से इसका संधि बनता है उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, इसका पहला नियम जो है इसके प्रमुख नियम है। तो जिसे पहला है हमारा हसीजा। क्या है? हसीजा। इसका नाम याद नहीं रखना है, इसको किस तरह से बनेगा संधि वो याद करना है, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो नियम नहीं आएगा, उसमें संधि दे देगा और उससे पूछा जाएगा कि एक तो ये दे देगा कि संधि देकर पूछा जाएगा कि कौन सा संधि है, या इस तरह से दे देगा कि संधि करके, यानी कि जैसे कि मना जो इसमें क्या है, मना जो रथा इसको दे देगा और ऑप्शन में दे देगा आपको मनोरथा। इस तरह से इसमें से कौन सा संधि बनेगा। तो देखिए, इसका नियम पहले समझिए क्या है। हसीजा में क्या है, यदि विसर्ग के पहले, किससे पहले? विसर्ग के पहले अ आए, यदि विसर्ग के पहले अस्वर है, कौन सा स्वर है? अस्वर है, अस्वर रहे और बाद में कोई वर्ग हो, कोई वर्ग, वर्ग में कौन सा आता है हमारा? स्पर्श वर्ग के जो आता है 5 वर्ग, कवर्ग, पवर्ग, जवर्ग, टवर्ग और तवर्ग। ये जो हमारा हो गया, कौन सा वर्ग हो गया हमारा? वर्ग हो गया। तो उस वर्ग की तृतीया यानी कि तृतीया, चतुर्थ यानी कि चौथा वर्ग और पांचवा। तो तृतीया, चतुर्थ और पंचम क्या हो जाएगा? जैसे जिस तरह से यहाँ पे देखिए, जैसे क, ह, ग, घ, अंग, सॉरी अंग। तो अंग में हो गया आपको देखिए, तो तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा हमारा? ग, चतुर्थ वर्ण घ और उसके बाद पंचम वर्ण अंग। तो कोई भी वर्ग होगा तो जो इसका तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होगा, या य र ल व ह, क्या हो जाएगा? य र ल व ह, इनमें से कोई भी वर्ण आए, कोई भी वर्ण आ जाएगा, कोई भी वर्ण आ जाएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? पहले ऊ हो जाएगा और यही ऊ, वही ऊ अपने पूर्ववर्ती अ, यानी कि पूर्ववर्ती क्या है? अ। तो इस अ से मिलकर क्या बन जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा इसको। हसीजा, यदि विसर्ग के पहले अ आए, क्या आए? अ स्वर आए और उसके बाद वर्ग के कोई भी वर्ग होगा उसका तृतीया यानी कि 3 नंबर वाला वर्ण, चतुर्थ वर्ण, चौथा और पांचवा यानी कि पंचम वर्ण आए तो क्या हो जाएगा? उस विसर्ग का क्या हो जाएगा? पहले ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा और वही ऊ जो अ के बाद यानी कि अ था, उस अ से मिलकर क्या बन जाएगा? ओ हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते, जैसे मानव जो रहा था, तो विसर्ग अ के बाद क्या है? इस अ स्वर, यानी कि इस विसर्ग के पहले, नियम क्या कह रहा था कि विसर्ग के पहले अ स्वर है, इस विसर्ग के पहले मना, मना में क्या आता है? अ आता है। तो ये क्या हो जाएगा? अ और उसके बाद कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ण यानी कि तृतीय, चतुर्थ, पंचम या य र ल व के बाद मतलब कौन सा बना रहा है हमारा? र आ रहा है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा और यही ऊ इस अ से मिलकर क्या हो जाएगा? ओ। तो क्या बन गया हमारा यहाँ पे? मनोरथा। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मना जो रथा का कौन सा संधि बनेगा? एक देगा मनोरथा, एक दे देगा मान लो आप लोग माना रथा, एक दे देगा आप लोग मान लीजिए मनुरथा
और इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर मनोरथा। या इस तरह से दे देगा कि मनोरथा का संधि करके लिखो, तो संधि करके क्या लिखोगे आप लोग, मन जो रथा। इसका ऑप्शन में किस तरह का, एक में दे देगा विसर्ग मना, एक में सीधे मन जो रथा दे देगा, इसमें एक में दे देगा मनोजर रथा, और इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का मना जो रथा। क्या हो जाएगा मनोरथ, सॉरी मना जो रथा, तो इसका क्या बन गया मनोरथा। अब देखो यहाँ पे सारा जुर्वारा, तो यहाँ पे क्या है अ के बाद क्या है अ के विसर्ग के पहले क्या है अ है, और अ के बाद कौन सा वन है, य लवा में क्या वो है, तो विसर्ग का उ हो जाएगा और इस ओ से मिलकर क्या हो जाएगा ओ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा सरोवरा। देखिए इतना नियम मत याद रखिए, सीधे याद रखिएगा कि विसर्ग के बाद य लवा आ जाए और य लवा आ जाए और उसका तृतीय चतुर्थ वर्ण आ जाए, सीधे उसको क्या बना दीजिएगा ओ। ये हमारा ट्रिक है, मतलब ऐसा नियम, मतलब नियम जो कह रहा है तो वो तो होगा ही, लेकिन एक तरह से ट्रिक है कि जल्दी जल्दी याद करने का क्या हो जाएगा। तो देखिए मनो जो रथ है तो क्या हो जाएगा, इसमें जैसे इसे सारा जो वारा, तो सीधे विसर्ग रहेगा, उससे पहले और रहेगा और उसका बाद वाला वन याद कर लीजिए कौन सा है, तृतीय चतुर्थ वर्ण, और पंचम में सॉरी य लवा वह, तो इसका क्या हो जाएगा सारा जो वारा, तो क्या हो जाएगा सरोवरा। उसके बाद देखिए यसा जो धारा, यहाँ पे क्या है विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद क्या है ध हमारा त थ का कौन सा वर्ण, त थ द और ध, यानी कि चतुर्थ वर्ण है, कौन सा वर्ण है चतुर्थ वर्ण, तो क्या हो जाएगा विसर्ग का उ हो जाएगा और पहले वाले अ से मिलकर उ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यशोधारा। उसी तरह से पयो जर्द, पयह जोरदा, तो क्या हो जाएगा विसर्ग से पहले य है यानी कि अ है और अ के बाद क्या है द, तो त थ द यानी कि वर्ग का तृतीय वर्ण है, क्या तृतीय वर्ण है, तो तृतीय वर्ण आ रहे थे, क्या हो जाएगा विसर्ग का उ हो जाएगा और उ हो जाएगा पहले और पहले वाले अ से मिलकर क्या हो जाएगा ओ, तो क्या बन गया हमारा पयोदा। तो ये हमारा था विसर्ग संधि का पहला नियम। तो देखिए एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। विसर्ग संधि किसको बोलेंगे, स्वर या व्यंजन संधि के मेल से जो विसर्ग संधि में विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कौन सा संधि बोलेंगे, विसर्ग संधि। इसका पहला नियम क्या है, हसीजा, यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे और उसके बाद में कोई भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण रहे या य र ल व ह, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा उ हो जाएगा और वही उ अपने पूर्ववर्ती वाले अ से मिलकर क्या बन जाएगा ओ। तो ये हमारा क्या था हसीचा का नियम। जैसे हो गया मनो जो रथा मनोरथा, सरा जो वर सरोवरा, यसा जो धर यशोधारा, पया जो पयो जरा पयोद। तो आप लोग से क्वेश्चन नियम नहीं पूछा जाएगा, आप लोग से ये पूछा जाएगा कि यसा जो धारा का संधि करके बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक दे देगा यशोधारा, यशोधार मतलब यशोधारा और एक दे देगा आप लोग जाएगा यशो बीच में विसर्ग और धारा, तो क्या हो जाएगा आप लोग का सही आंसर यशोधारा। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ में आया। या इस तरह से दे देगा कि पयोदा का संधि करके लिखो तो क्या हो जाएगा पयो जोरदा, तो क्या हो जाएगा पयोदा। तो ये हो गया हमारा विसर्ग संधि। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा तो कर लीजिए, नहीं तो इसका हम स्क्रीनशॉट खींचकर आप लोग को टेलीग्राम पर डाल देंगे ताकि आप लोग वहीं से रिवीजन कीजिएगा। आप अभी लिखने का टाइम नहीं, आप लोग मत लिखिएगा, एक बार यहाँ से वीडियो देख लीजिएगा और एक बार वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसका हम फोटो खींचकर आप लोग को टेलीग्राम पे डाल देते हैं। और इससे पहले जो व्यंजन संधि का था शायद हम अभी तक नहीं भेजे, लेकिन उसको डाल देंगे जल्दी ही, मतलब आज डाल ही देंगे आप लोग को। और ये भी डाल देते हैं, आप लोग लिखिएगा मत, अगर टाइम है तो लिख लीजिए, अगर लिख कर याद हो जाता है जल्दी जल्दी वीडियो के साथ ही लिख लीजिए और इसको आप लोग इसका घिस देते, तब तक एक बार देख लीजिए। चलिए अब अगला जो नियम है वो है हमारा विसर्ग संधि का। देखिए यहाँ पे क्या है वासरी, क्या है वासरी। इसमें क्या कह रहा है नियम, देखिए यदि विसर्ग के बाद कोई सकार, सकार कहने का मतलब क्या होगा हमारा तलावी से मूर्धन्य से दंती सा, क्या हो जाएगा तलावी से मूर्धन्य से और दंती सा। यदि विसर्ग के बाद कोई सकार, सकार कहने का मतलब होता है तलावी से मूर्धन्य सा और दंती सा हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाएगा, यानी कि जो विसर्ग होगा तो वही यानी कि अगर तलावे सा रहेगा तो तलावे सा हो जाएगा, दंती सा रहेगा तो दंती सा हो जाएगा, मूर्धन्य सा रहेगा तो मूर्धन्य सा हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले नियम देखिए, यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है या उसके स्थान पर, यानी कि विसर्ग के स्थान पर उसके स्थान पर विकल्प से, यानी कि जो विसर्ग होगा उसके स्थान पर क्या हो जाएगा विकल्प से हमारा विसर्ग ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा विसर्ग ही हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से समझते हैं। वाह सरी में क्या है, यदि विसर्ग के बाद सकार हो और सकार कहने का तलावी से मूर्धन्य से दंती सा हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा वही सकार हो जाएगा या उसके स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा। जैसे देखिए क्या है दू जो शासन विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है हमारा तलाविश, सकार कहने का तलाविश है, तो क्या है तलाविश, तो तलाविश है सकार है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, नियम क्या कह रहा था कि विसर्ग का वही सकार हो जाएगा। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, एक तो ये बन जाएगा यानी कि आधा यहाँ पे विसर्ग है तो क्या हो जाएगा दुशासन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विसर्ग का तलाविश हो जाएगा तो दुशासन क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे उच्चारण क्या करेंगे दुशासन। तो ये हो गया हमारा एक। या इसको
यदि या है करके क्या है विकल्प से विसर्ग होता है, तो या इसको इसी तरह से लिख देंगे दो जो शासन, यानी कि जो दो है प्लस हटा देंगे और क्या लिख देंगे दो शासन। उसी तरह से देखो नी जो शब्द विसर्ग के बाद क्या है तलावेश है, तो इसका क्या है एक तलावेश करके सकार हो जाएगा, उसी तलावेश का क्या हो जाएगा सकार, तो तलावेश का सकार क्या हो जाएगा हमारा तलावेश ही होगा, तो क्या हो जाएगा एक निशब्द, एक तो तलावेश बन जाएगा निशब्द, या दूसरा नियम विकल्प से वही विसर्ग हो जाएगा, तो नि जो शब्द क्या हो जाएगा निशब्द। उसी तरह से हरि जो शेते, तो हरि जो शेते का क्या हो जाएगा हरि शेते, यहाँ पे तलावेश है तो उसी का विसर्ग से क्या हो जाएगा हमारा तलावेश है, तो हरि शेते या हरि जो शेते क्या हो जाएगा हरि जो शेते। उसी तरह से निज जो शब्द यहाँ पे देखो दंती सा है, तो दंती सा का क्या हो जाएगा सकार हो जाएगा, तो यहाँ पे दंती सा का दंती सा हो गया विसर्ग की जगह पे, इसका क्या हो जाएगा निसंदेह, या इसका दूसरा क्या बनेगा निसंदेह, क्या बनेगा निसंदेह, क्या बनेगा निसंदेह। उसी तरह से देखो शिव जो षष्ठ, यहाँ पे क्या है मूर्धन्य से, तो मूर्धन्य सा का भी सकार हो जाएगा, तो उसका सकार क्या हो जाएगा मूर्धन्य से हो जाएगा, यानी कहने का होता है जो सकार रहेगा वही यानी कि तलावे से रहेगा तो उससे पहले तलावे से हो जाएगा आधा होगा, और यानी दंती से है तो दंती से हो जाएगा, मूर्धन्य से तो मूर्धन्य से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शिव जो षष्ठ, तो क्या बन जाएगा शिव षष्ठ, क्या हो जाएगा शिव षष्ठ, तो ये समझ है, या इसको इसी तरह से लिखेंगे शिव जो षष्ठ। इस तरह से इसमें जैसे दुशासन निशब्द ये PYQ इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये देखिए किस तरह से आप लोग का क्वेश्चन आएगा। एक देखिएगा नी जो शब्द, इनमें नी जो शब्द कौन सा संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या आयादी संधि, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर विसर्ग संधि। या इस तरह से दे देगा नी जो शब्द का संधि विच्छेद करके लिखो, तो क्या हो जाएगा हमारा नी जो शब्द, तो ये तो आसान है वास्तविक, मतलब कि इसमें थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। या इस तरह से दे देगा नी जो शब्द का संधि करके लिखो, तो क्या हो जाएगा निशब्द या निशब्द, तो ऑप्शन में निशब्द दे देगा। एक इसमें ध्यान दीजिएगा, एक में या तो पूरा तलावेश भी दे सकता है, तो क्या हो जाएगा तलावेश पूरा दे देगा, तो निशब्द या दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा निशब्द या इस तरह से निशब्द। ये समझ में आया, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। देखिए वासरी में नियम क्या करे, यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो तो विसर्ग का वही सकार हो जाएगा, या विकल्प से क्या हो जाएगा हमारा विसर्ग का विसर्ग ही हो जाएगा। जैसे था दू जो शासन, यहाँ पे विसर्ग आ रहा है उसके बाद तलावेश आ रहा है, तो तलावेश का तलावेश बन जाएगा, उससे पहले वही सकार हो जाएगा विसर्ग के जगह पे, तो क्या बन जाएगा दुशासन, ये दूसरा क्या बनेगा दुशासन। उसी तरह से नी जो शब्द का निशब्द या निशब्द, हरीश जो शेते का हरीश शेते या हरीश शेते, नी जो संदेह का निसंदेह या निसंदेह। शिव जो षष्ठ का क्या हो जाएगा शिव जो षष्ठ का क्या हो जाएगा शिव षष्ठ या शिव जो षष्ठ। तो ये हमारा विसर्ग संधि का एक नियम। इसका अगला नियम और बताते हैं, इसको इतना आप लोग लिखते। चलिए अब अगला नियम पढ़ते हैं विसर्ग संधि का। तो देखिए अगला नियम क्या कह रहा है हमारा, इसमें नियम का नाम नहीं है, सीधे नियम है। क्या है देखिए, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो, क्या हो, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का तलाविस हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा तलाविस, यानी कि च विसर्ग के बाद च या छ रहेगा तो च या छ का क्या हो जाएगा तलाविस। या यदि ट या ठ रहे तो क्या हो जाएगा मूर्धन्य स। ध्यान से समझिएगा, यदि विसर्ग के बाद च या छ रहेगा तो उसका तलाविस हो जाएगा, यदि ट या ठ रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा मूर्धन्य से हो जाएगा। क्या हो जाएगा मूर्धन्य से हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा मूर्धन्य से हो जाएगा। तो देखिए मूर्धन्य से किसका होगा, विसर्ग का होगा, विसर्ग का तलावी से होगा और विसर्ग का ही मूर्धन्य से। एक बार फिर से समझिए, विसर्ग के बाद च या छ रहे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा तलावी से हो जाएगा च या छ के बाद। यदि विसर्ग के बाद ट या ठ रहे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा मूर्धन्य से हो जाएगा। क्या हो जाएगा मूर्धन्य से। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए, नी जो छ विसर्ग के बाद क्या है छ, तो क्या हो जाएगा विसर्ग का हमारा तलावेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा विसर्ग का तलावेश होता है, क्या बन जाएगा निश्चला। उसी तरह से धनु जो टंकारा, विसर्ग के बाद क्या है ट, तो ट या ठ का क्या बन जाएगा मूर्धन्य से। ट या ठ रहे तो क्या हो जाएगा विसर्ग का हमारा मूर्धन्य से हो जाएगा। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा मूर्धन्य से, धनु यानी कि यहाँ पे मूर्धन्य से आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा धनु जो टंकारा, धनुष टंकारा। नी जो चया का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है च है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा तलाविस होता है, क्या बन जाएगा निश्चया। ये जो दो क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है PYQ से, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उससे पूछा गया क्वेश्चन है पिछले सालों में। तो ये समझिएगा ध्यान से कि यदि च या छ सॉरी विसर्ग के बाद यदि च या छ है, गलत हो गया था फिर से बोल रहा है सही से। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा तलावेश। यदि विसर्ग के बाद ट या ठ रहे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा मूर्धन्य से हो जाएगा। इतना समझ आया। फिर किस तरह से क्वेश्चन आएगा देखिए, नी जो छला का दे देगा संधि करके लिखो तो क्या हो जाएगा निश्चला। या इस तरह से दे देगा कि निश्चया का संधि विच्छेद करके लिखो तो क्या हो जाएगा नी जोर चया। क्या हो जाएगा नी जोर चया।
तो इस तरह से बनेगा, या इस तरह से दे देगा कि धनुष और टंकारा का संधि करके लिखो तो क्या बनेगा, धनुष टंकारा। ये समझ में आया। अब देखिए अगला नियम क्या है। अगला नियम कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद क ख प फ क्या है, एक था ना पढ़ाए थे आप लोगों को वन प्रकरण में, जीवा मूल्य और एक उपपद मानिए करके इस तरह से पढ़ाए थे। उसी में था क या ख या प या फ, उसी का 2 वर्ण आता है। तो देखिए विसर्ग के बाद क्या है, क या ख, इस तरह से याद करिएगा। यानी कि पंचम वर्ण का पहला का क ख और सॉरी 5 वर्ग था तो पहला वर्ग का क ख और लास्ट वाला यानी कि पंचम वर्ग का प फ रहने पर विसर्ग में क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये दोनों सबसे इजी नियम है। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्रातः जुड़ काला, तो ये जैसे का तैसा लिख देंगे, प्रातः जुड़ काला। उषा जुड़ काला, तो क्या हो जाएगा, उषा काला। नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद क या ख प फ, उसी तरह से देखिए अंतः जुड़ पूरा, तो विसर्ग के बाद क्या है प, तो जैसे का तैसे लिख देंगे तो अंतःपुरम क्या बन जाएगा, अंतःपुरम। एक बार फिर से इस जो अभी पढ़ा है इसका एक बार रिकैप कर देते। देखें क्या कह रहा है हमारा तीसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद च या छ रहे तो च या छ का तलावे से हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद ट या ठ रहे तो इसका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से हो जाएगा। ये समझ में। एग्जाम्पल क्या था हमारा, नि जोड़ छला निश्चला, धनु जोड़ टंकारा धनुष टंकारा, नि जोड़ छया क्या हो जाएगा, निश्चय। ये समझ में आया। अब देखिए चौथा नियम क्या था, विसर्ग के बाद क ख या प फ रहने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातः जोड़ काला का प्रातः काला, उषा जोड़ काला का उषा काला और अंतः जोड़ पूरम का जगह अंतः पूरम। तो ये था विसर्ग का नियम। 2-4 नियम और नियम है उसको भी बता देते किस तरह से बनेगा क्वेश्चन, इतना नोट कीजिए। अगला जो है विसर्ग संधि का नियम, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए अगला नियम हमारा क्या कह रहा है, रोरी ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोना। क्या है, रोरी ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोना। ये नियम करना है, याद नहीं करना है। इसका नियम समझिए किस तरह से बनता है संधि। यदि विसर्ग के बाद र आए, क्या है, यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का पहला हर्ष, यानी कि विसर्ग के बाद र आएगा तो उसके विसर्ग से जो पहले हर्ष स्वर होगा यानी कि हर्ष स्वर होगा तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तथा विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी कि विसर्ग वहां से हट जाएगा। रोही ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घ होने का नियम समझिए कि यदि विसर्ग के बाद र आए, क्या आएगा, र आए, तो र आए तो विसर्ग के से पहले जो हर्ष स्वर होगा उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते। देखिए नी जो रवा, तो विसर्ग है तो विसर्ग के बाद क्या है, र है, और विसर्ग से पहले क्या है, क्या नियम कर रहा था, विसर्ग से पहले क्या है, हर्ष स्वर, तो विसर्ग से पहले ये क्या है, हर्षीकार। इस तरह से हर्षीकार होता है और इस तरह से क्या होता है, दीर्घीकार होता है। तो क्या है, हर्षीकार, तो हर्षीकार का क्या हो जाएगा, दीर्घ, तो हर्षी का क्या हो जाएगा, दीर्घी, तो दीर्घ इस तरह से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निर्वाह, सॉरी नीरवाह, क्या हो जाएगा, नीरवाह। उसी तरह से देखो दू जोड़ जा रहा है, क्या हो जाएगा, दू जोड़ जा रहा है, ये क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, र है, और उससे पहले क्या है, हर्ष स्वर है, तो हर्ष स्वर का क्या दीर्घ क्या हो जाएगा, यानी कि हर्ष का क्या हो जाएगा, दीर्घ होता है, क्या हो जाएगा, दुराजा, और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, यानी कि विसर्ग हट जाएगा। ये याद रखिएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यहाँ पे देखो नी जो होगा, विसर्ग के बाद क्या है, र है, और उससे पहले जो हर्ष स्वर है उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ, तो दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग हट जाएगा, क्या बन जाएगा, निरोगा। प्रातः जो नियम का क्या हो जाएगा, विसर्ग है, उसके बाद र है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और उससे पहले वाले जो हर्ष है उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ, तो क्या हो जाएगा, प्रातःरम्यम, क्या हो जाएगा, प्रातःरम्यम। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, रोरी ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घ होना। इसमें याद कीजिएगा कि यदि विसर्ग के बाद र आए तो र आएगा तो विसर्ग के पहले वाले हर्ष स्वर होगा उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग वहां से हट जाएगा। इसमें क्वेश्चन ये वाला जो है निरोगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है पीवाई क्यूज में। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल आप लोग से पूछा जाएगा, निर्वाह कौन सा संधि है, विसर्ग संधि, किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का। या इस तरह से दे देगा, नी जो रवा का दे देगा, नी जो रवा, और ऑप्शन में दे देगा नी जो रवा, इनमें से कौन सा संधि का उदाहरण है। ऑप्शन में दे देगा विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, आयादी संधि या वृद्धि संधि। तो ऑप्शन विसर्ग संधि ऑप्शन में रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, विसर्ग संधि। अगर मान लीजिए ऑप्शन में विसर्ग संधि नहीं रहेगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, आयादी संधि और इनमें से कोई नहीं रहेगा, क्या रहेगा हमारा आंसर, इनमें से कोई नहीं रहेगा, क्योंकि यही किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। या इस तरह से दे देगा, नी जो रोगा का संधि करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, निरोगा, क्या बनेगा, निरोगा। तो ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा निरोगा दे देगा, एक आप लोगों को तो हर्षिकार जैसा दे देगा निरोगा, एक दे देगा निरोगा सही वाला, और एक दे देगा मतलब कि कोई और ऑप्शन दे देगा, और मान लीजिए इनमें से कोई, तो क्या हो जाएगा आंसर आपको, ये दीर्घी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरोगा। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन। या प्रातः जो रम्यम का क्या हो जाएगा, प्रातःरम्यम। तो आप लोग को संधि देकर संधि विच्छेद पूछा जा सकता है, या संधि विच्छेद करके संधि पूछा जा सकता है, या सीधे दे देगा उदाहरण दे देगा और आप लोग से पूछा जाएगा कि कौन सा संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, विसर्ग संधि। तो ये हो गया। नियम याद नहीं करें, नियम समझ लीजिए किस तरह से बनेगा, और उसका उदाहरण एक बार 2-4 बार देख लीजिएगा, किसमें कौन कौन सा उदाहरण किसका उदाहरण यानी कि विसर्ग संधि का। तो इतना आप लोग लिखिए।
देखिए विसर्ग संधि का अगला जो नियम है उसके बारे में समझते हैं। देखिए अगला नियम क्या है, सस जूसो रूह। क्या है, सस जूसो र। आप लोग को बस पहले ही बता दिए कि नाम नहीं याद करना है, इसका नियम समझना है और किस तरह से एग्जाम्पल बनेगा वो समझना है। तो देखिए यदि विसर्ग के पहले अ या आ, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर, अ या आ को छोड़कर उसके बाद कोई भी स्वर होगा तथा बाद में क्या हो जाएगा, वर्गों के कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर रहे। विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे या बाद में कोई स्वर रहे और या वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। सस जूसो रूप में यदि विसर्ग के पहले अ या आ ये जो दोनों स्वर है इसको छोड़कर कोई भी स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर आए या वर्ग के तृतीय यानी कि तीसरा नंबर वाला, चतुर्थ चौथा और पंचम यानी कि पांचवा वाला जो वर्ण आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। निह जोड़ उपाय, तो विसर्ग से पहले क्या है, अ या आ तो है नहीं, क्या है, यानी कि हर्ष स्वर ई का है, तो ई क्या है, अ या आ को छोड़कर ई यानी कि दूसरा स्वर है और उसके बाद कोई भी स्वर आ सकता है। यहाँ पे कौन सा स्वर आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा। तो विसर्ग का र, ये आधा र होगा यानी कि आधा र हो जाएगा और ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, रू। क्या हो जाएगा, रू। ये आप लोग को जो क्या बोलते हैं स्वर संधि पढ़ाए थे उसमें किस तरह से स्वर जुड़ता है, तो जैसे कि अ मिलता है तो आकार बनता है, उसी तरह से र में ऊ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, रू। तो क्या बन जाएगा, नी जोड़ उपाय का निरूपाय। क्या बन जाएगा, नी जोड़ उपाय का निरूपाय। उसी तरह से समझो, नी जोड़ जन्म का क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले अ या आ नहीं है, कौन सा स्वर है, ई है और उसके बाद कोई भी स्वर रहे या वर्गों की तृतीय चतुर्थ पंचम। तो ज हमारा क्या है, च छ ज और झ यानी कि तृतीय वर्ण है। कौन सा वर्ण है, तृतीय वर्ण है। तो तृतीय वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, निर्जलन। क्या बन जाएगा, निर्जलन यानी कि इसके र आ गया। तो क्या आधा र था तो आधा र इसके आ जाएगा तो क्या बन गया, निर्जलन। नी जो झरा में क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले अ या आ नहीं है तो कोई दूसरा स्वर है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग। और उसके बाद जो हमारा कौन सा वर्ग का चौथा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है। तो चतुर्थ वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र। तो क्या हो जाएगा, निर्झरा। उसी तरह से दूर जोड़ गंधा, विसर्ग के बाद विसर्ग से पहले क्या है, या आ नहीं है, कोई दूसरा स्वर है और उसके बाद कौन सा वर्ण है, वर्गों का तृतीय वर्ण है। इसमें क्या था, कोई स्वर है या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है। तो वर्ग का कौन सा वर्ण है, तृतीय वर्ण। तो क्या बन जाएगा, दुर्गंधा यानी कि विसर्ग का क्या बन जाएगा, र। तो क्या बन गया, दुर्गंधा। एक बार फिर से रिकैप कर देते। यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो जाए, कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर रहे या वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे तो क्या जाएगा, विसर्ग का हमारा र हो जाएगा। एग्जाम्पल में नी जोड़ उपाय निरूपाय, नी जोड़ चलम निर्चलम, नी जोड़ झरा निर्झरा, दू जोड़ गंधा दुर्गंधा। तो आप लोग से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, नी जोड़ जलम का संधि करके लिखो तो क्या बन जाएगा, निर्जलम। या इस तरह से पूछा जाएगा, नी जोड़ जलम किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, विसर्ग संधि। या इस तरह से दे देगा, नी जोड़ जलम का संधि करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, निर्जलम। तो 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये समझ में आया, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए विसर्ग संधि का जो अगला नियम है यानी कि हमारे ये लास्ट नियम है, अब इसके बाद विसर्ग संधि हमारा जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए विसर्ग संधि का नियम क्या कह रहे हैं, अगला नियम, अतोरोर प्लूता द प्लूते। क्या है, अतोरोर प्लूता द प्लूते, ये हो गया हमारा नियम। इसको याद नहीं रखना है, नियम समझिए। यदि विसर्ग के आगे पीछे क्या है, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ आए, क्या आएगा, विसर्ग के आगे पीछे यानी कि पहले भी आएगा और बाद में भी अ आएगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग एवं प्रथम यानी कि विसर्ग के पहले वाला अ जो होगा प्रथम अ को मिलाकर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ आए तो विसर्ग और प्रथम वाला जो अ होगा वो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तथा बाद वाला जो अ है, जो बाद वाला अ होगा उसका क्या हो जाएगा, अर्ध यानी कि इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, ड जैसा लिखा जाता है यानी कि एस मान सकते हैं या ड, इसको अर्ध अ बोला जाता है। तो अर्ध अ हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शिवा जोड़ आचार्य, शिवा जोड़ आचार्य, ये विसर्ग है। इससे पहले अ, वो को उच्चारण कीजिए, वो क्या है, अ। आप लोग को उच्चारण स्थान जो बताए थे उच्चारण करके, वर्णों का उच्चारण स्थान वन प्रकरण में, ये वर्णों का उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको जो होगा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वन प्रकरण करके प्लेलिस्ट है उसमें, अब वहां से देख लीजिएगा वर्णों का उच्चारण स्थान। तो क्या है, वो है। तो वो में क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे तो आ रहे, क्या है, अ। तो विसर्ग से पहले भी अ है और बाद में भी अ है। तो ये वाला अ यानी कि पहले वाला क्या है,
प्रथम आता है। इसमें पहले वाला क्या है, ये है, ये अ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और बाद वाला जो ओ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अ हो जाएगा, यानी कि सीवोच्चार्य। क्या हो जाएगा, सीवोच्चार्य। उसी तरह से क जो आया, तो क में क्या है, अ है, तो विसर्ग से पहले भी अ है और बाद में भी अ है। तो पहले वाले अ से मिलकर क्या हो जाएगा, विसर्ग ओ बन जाएगा। क्या, विसर्ग और अ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ। तो ये हो जाएगा ओ और बाद वाला अ अर्ध अ, क्या बन जाएगा, अर्ध। तो क्या हो जाएगा, अर्ध। तो क्या बन जाएगा, कोयम। सहज और अवदत्त का क्या हो जाएगा, विसर्ग से पहले भी अ है और बाद में भी अ है। तो ये दोनों अ मिलकर क्या हो जाएगा, सो, और अ का अर्थ हो जाएगा अ हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, सोवदत्त। क्या हो जाएगा, सो अवदत्त। क्या हो जाएगा, सो अवदत्त। तो ये जो नियम है, इसे क्वेश्चन पूछा गया पीवाई क्विज में। तो जितना इंपॉर्टेंट था मतलब कि विसर्ग संधि में वही पढ़ा है। एक बार फिर से रिकैप कर देते, इसको समझिए। अतुरुर प्लुतद प्लुतेगा। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ आए, क्या आएगा, अ आए, तो विसर्ग एवं प्रथम अ यानी कि पहले वाला अ से मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और बाद वाला जो अ होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा अर्ध अ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्ध अ बन जाएगा। जैसे शिव जोड़ आचार्य, शिवोचार्य, कह जोड़ अयम कोयम, सह जोड़ अवदत्त, सो वदत्त। क्या हो जाएगा, सो वदत्त। तो ये हमारा था विसर्ग संधि का नियम। ये हमारा विसर्ग, जितना भी संधि वाला चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। विसर्ग संधि अब आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया बस उतना ही पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद समास और अनुच्छेद, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा पत्र लेखन, ये सब है। तो आप इसको मतलब जितना पढ़ा है, इसका जो होगा मतलब जो बोर्ड पे है, इसका हम मतलब फोटो जो इसका जो फोटो खींचकर आप लोग को टेलीग्राम पर डाल देंगे। आप लोग लिखिएगा नहीं, आप लोग वहीं से एक बार वीडियो देख लीजिएगा और 2-4 बार वहां से रीडिंग कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को याद है। जब भी याद करना होगा तब टेलीग्राम से निकालिएगा इसको और वहां से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी लिखने का टाइम नहीं है। जब तक आप लोग लिखिएगा तब तक इसे 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को माइंड में रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये हमारा था विसर्ग संधि के। इस पे जो पूछा गया क्वेश्चन पीवाई क्यूज है वो हम आप लोग को करवा देंगे जितना, ताकि आप लोग का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए किस तरह से बनेगा। तो एक लेक्चर आप लोग का जितना भी संधि पढ़ा है, स्वर संधि से लेकर व्यंजन संधि तक, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा यानी कि पीवाई क्विज में वो पूरा करवा देंगे, ताकि आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पूरा कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद हम आप लोग को प्रत्यय पढ़ाएंगे, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बाद हम आप लोग को प्रत्यय और उपसर्ग, ये छोटा सा टॉपिक है। उपसर्ग छोटा सा टॉपिक है, प्रत्यय थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो उपसर्ग तो थोड़ा 20-25 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, या आधा घंटा में मान लीजिए। और उपसर्ग जो प्रत्यय जो होगा वो 1 से 1.5 घंटा का क्लास होगा, तो उसको रिकॉर्डिंग करके आप लोग को डाल देंगे। तो ये आप लोग मतलब कि यहाँ से विसर्ग संधि पूरा एक बार पीछे वाला जो डाल दिए है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रिविजन हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन करवा देते पूरा संधि पर, 1 प्रकरण में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो करवा देंगे, तो आप लोग का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसका जो PDF आप लोग है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है संस्कृत भाषा जननी करके नाम है। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग डायरेक्ट वहां पे चले जाइएगा, ताकि आप लोगों को ढूंढने में ज्यादा टाइम ना लगे। और जो हमारा चैनल है संस्कृत भाषा जननी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग के पास फ्रेंड है, जो भी फ्रेंड है, ताकि आप लोग उसके पास शेयर कीजिए, उन लोग का भी संस्कृत थोड़ा सा अच्छा नंबर आ जाए संस्कृत में, उन लोग का भी बढ़िया नंबर है, आप लोग का भी बढ़िया नंबर है। अच्छे से कम आप लोग व्याकरण में 50-60 नंबर जो व्याकरण का है पार्ट, उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर दीजिएगा। और बुक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग मतलब कि एक आता है गाइड MBD करके, उसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखवा देंगे। आप लोग वहां से आंसर अगर है तो वहां से आप कर लीजिए। क्वेश्चन हम लिख देंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किताब का है वो आप लोग को करवा देंगे। 20 दिन है, 10 दिन में कर देखते हैं, 5-6 दिन 10 दिन में जो भी हो जाएगा करवा देंगे। तो चलिए इतना आप लोग लिखिए, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में।